भारत और पड़ोसी भू राजनीति भौगोलिक परिस्थिति विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारत और नेपाल पड़ोसी देश के साथ पड़ोसी देशों के साथ संबंध निर्धारण में भू राजनीति मतलब जियो पॉलिटिक्स की प्रमुख भूमिका होती है। और नेपाल भारत के पड़ोस अथवा हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। 21वीं शताब्दी चीन की है और चीन के महाशक्ति के रूप में उभार के समूची विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है। और नेपाल चीन और भारत के बीच स्थित एक बफर राज्य है। फिलहाल भारत और चीन के बीच लंबा सीमा विवाद बना हुआ है, इसलिए नेपाल का महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। भारत नेपाल साझे हित राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति के निर्धारक होते हैं और भारत नेपाल के हित एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारी भागीदारी भारत है। नेपाल के कुल निर्यात का 64% हिस्सा भारत के लिए होता है। दोनों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार लगभग $9 मिलियन है। नेपाल विदेशों से व्यापार के लिए भारतीय पत्तनों का प्रयोग करता है, जैसे कोलकाता, क्योंकि नेपाल एक भूमि आबद्ध राज्य है। इसके अलावा नेपाल का सबसे बड़ा निवेशक भारत है और चीन के बाद नेपाल की आधारभूत संरचना के विकास में भारत का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। नेपाल में जाने वाले सबसे बड़ी संख्या में पर्यटक भारतीय हैं। नेपाल की गोरखा सैनिकों को भारत पेंशन भी देता है और अरुण 3 परियोजना के माध्यम से दोनों देशों के बीच जल विद्युत में भी साझा उत्पादन में सहयोग हो रहा है। आर्थिक रूप से भारत नेपाल के लिए एक अवसर है। यदि भारत और नेपाल के बीच विद्यमान व्यापार में नेपाल को घाटा है और यदि इस जल विद्युत क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए तो नेपाल का व्यापारिक घाटा भी समाप्त हो जाएगा। भारत नेपाल संबंधों की विशिष्टता भारत नेपाल संबंध रोटी बेटी के संबंध है, जिसका आधार 1950 की शांति और मित्रता की संधि है, जो भारत नेपाल के बीच मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत नेपाली नागरिकों को भारत में नागरिक का दर्जा होगा और यह सुविधा भारतीयों को नेपाल में भी मिलेगी। यह संधि भारत नेपाल में स्वर्णिम इतिहास का उदाहरण है, लेकिन आलोचक यह भी कहते हैं कि यह संधि नेपाल की संप्रभुता के विरुद्ध है, क्योंकि सैन्य सामग्री के आयात के लिए नेपाल को भारत से परामर्श करना होगा। वास्तविक रूप में नेपाल पहले ही 1950 की संधि का उल्लंघन कर चुका है, क्योंकि नेपाल के द्वारा चीन जैसे देशों के से भारत के परामर्श के बिना सैन्य सामग्री का आयात किया गया तथा भारतीय मूल के लोगों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार भी अनेक घटनाएं भी हुई। भारत नेपाल के बीच विवाद की मूल कारण भारत नेपाल के बीच विवाद का मुख्य कारण हाल ही में भारत व नेपाल के बीच काला पानी भूमि विवाद उत्पन्न हुआ। भारत नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण 1816 के सुगौली संधि के अनुसार किया गया था, जिसके अनुसार भारत नेपाल के बीच की पश्चिमी सीमा काली नदी के आधार पर निर्धारित की गई। लेकिन नेपाल के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से हुआ, जबकि भारत ने यह सदैव कहा है कि काली नदी का उद्गम काला पानी से हुआ है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद का मूल कारण भौगोलिक नहीं, अपितु इसके मूल या प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कि नेपाल में जब भी मार्क्सवादियों अथवा माओवादियों की सरकार बनती है तो ये स्वाभाविक रूप से भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाते हैं और भारत विरोध को बढ़ाने के लिए पानी या भूमि का मुद्दा उठाया जाता है। अगला है कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में निर्जाति संघर्ष बने हुए हैं और नेपाल में भी मधेसी और पहाड़ियों के बीच यह संघर्ष देखा जाता है। इस आंतरिक संघर्ष से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जाती हैं और उल्टा नेपाल सरकार यह भी कहती है कि भारत मधेसियों को उकसा रहा है। नेपाल में उत्पन्न होने वाली कोई भी समस्या सीधे भारत की समस्या बन जाती है, क्योंकि मधेसियों का भारत के साथ सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध है और भारत नेपाल के बीच मुक्त सीमा होने के कारण नशीली दवाओं, नकली नोट और हथियारों की अवैध तस्करी होती है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत नेपाल और चीन सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक रूप से नेपाल के लिए भारत का ही प्राथमिक महत्व है। इसलिए भारत यह अपेक्षा करता है कि नेपाल को इंडिया फर्स्ट नीति अपनानी चाहिए।
नेपाल को भारत के सामरिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की प्रथम विदेश यात्रा चीन के लिए प्रस्तावित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि नेपाल चीन प्रथम की नीति पर बल दे रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण चीन की नेपाल में उपस्थिति भारत के लिए खतरे के रूप में देखी जाती है, और यदि चीन काठमांडू तक रेल लाइन बिछा लेता है तो चीन और नेपाल के बीच हिमालय का गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा। नेपाल के साथ संबंध सुदृढ़ करने की भारतीय रणनीति। पड़ोसी पहले की नीति अपनाते हुए भारत आर्थिक सहायता दे रहा है, जिससे नेपाल के तराई क्षेत्रों में रेल संपर्क स्थापित हो गया है, और अमेलकगंज मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन की भी स्थापना की गई है। नेपाल के साथ विद्यमान सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावी बनाने पर बल है, इसलिए अयोध्या जनकपुर के बीच बस यात्रा आरंभ हुई है और कुशीनगर से कपिलवस्तु को जोड़कर बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। अतः सांस्कृतिक कूटनीति के द्वारा भारत पड़ोसियों के साथ संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। पड़ोसी देशों में विद्यमान जातीय एवं राजनीतिक संघर्ष से भारत स्वयं को दूर रख रहा है, क्योंकि भारत के हितों को पूर्ण करने के लिए किसी भी दल या सरकार के साथ संबंध निर्माण हेतु हमें तैयार रहना चाहिए। निष्कर्ष: भारत नेपाल संबंध कुल मिलाकर मित्रतापूर्ण हैं, और यदि नेपाल में राजनीतिक अस्थायित्व बना रहे तो नेपाल में निवेश के द्वारा भारत नेपाल के विकास में सहायता होगा। भारत भूटान सदाबहार मित्रता। भूटान और भारत के बीच बौद्ध धर्म का साझा सांस्कृतिक आधार है, और भारत भूटान मित्रता की शुरुआत वर्ष 1949 की संधि से शुरू होती है, जिसे 2007 में संशोधित करते हुए यह कहा गया कि विदेश नीति और सुरक्षा के मुद्दे पर भारत भूटान आपसी सहयोग करेंगे। भूटान दक्षिण एशिया का एकमात्र राज्य है जिसका चीन के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। नेपाल अत्यधिक राजनीतिक अस्थायित्व का शिकार रहा है, जबकि भूटान में राजतंत्र से लोकतंत्र का संक्रमण शांतिपूर्ण रूप से हुआ है 2008 में। भू राजनीति या भू अर्थ, जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक्स। भूटान और नेपाल की भू राजनीतिक अवस्थिति एक समान है, क्योंकि नेपाल की भांति भूटान भी बफर राज्य व भूमि आवबद्ध राज्य है, लैंडलॉक। भूटान का महत्व पूर्वोत्तर राज्य के पास होने के कारण और बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर स्थित है, जिसका पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व है, और चीन भूटान के बीच विद्यमान सीमा विवाद में भारत के हित भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीन यह प्रयास कर रहा है कि डोकलाम क्षेत्र में स्थित चुंबी घाटी का भूभाग चीन को प्राप्त हो जाए, जिससे बदले में चीन भूटान को जाकर लुंग और पासमलुंग क्षेत्र देने को तैयार है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि पड़ोसी शत्रु होता है, क्योंकि पड़ोसियों के साथ आंतरिक अविश्वास होते हैं, परंतु भारत भूटान संबंध से यह प्रतीत होता है कि पड़ोसी को मित्र बना लेना लाभकारी है, और भू राजनीति के बजाय भू अर्थ मतलब निवेश व्यापार को आगे बढ़ाने से साझे लाभ प्राप्त होते हैं। भूटान की प्रति व्यक्ति आय दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, और भूटान की आय का बहुत बड़ा स्रोत जल विद्युत क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग है। भारत भूटान संबंधों में भविष्य की चुनौतियां। भारत भूटान संबंध अभी भी ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर अत्यधिक निर्भर है, और चीन यह निरंतर प्रयास कर रहा है कि भूटान के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल किए जाएं। इसलिए जल विद्युत क्षेत्र के साथ भारत भूटान संबंधों को विविधतावादी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित पहल की जा रही है। चीन के रोड बेल्ट प्रोजेक्ट को देखते हुए कोकराझार और गोल्फू तथा बानरहाट और सामसे के बीच रेल संपर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पर्यटक, व्यापार, सुरक्षा सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, और भूटानी छात्रों को भारत में अध्ययन की विशेष सुविधा जैसे रुपे कार्ड, व्यापार, पर्यटन, आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय हित,
बौद्ध मत, सांस्कृतिक संबंध, पावर प्रोजेक्ट, ताला पावर प्रोजेक्ट, ऊर्जा सुरक्षा, ये सब चीजें हैं जो एक प्रकार से हो सकती हैं। निष्कर्ष, भारत के हिमालयी किंगडम में स्थित छोटे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान सामरिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में निरंतर बना रहता है।